नमस्कार। आज हम पैसों की दुनिया में थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। बचत, निवेश और हाँ, वो एक सवाल जो आजकल घूम रहा है, क्या 70 लाख सालाना कमाने वाला वाकई नया मध्यम वर्ग है? हमारे पास एडलवाइज एएमसी की सीईओ राधिका गुप्ता के साथ हुई एक बातचीत के कुछ खास हिस्से हैं और उससे जुड़ी एक स्टडी गाइड भी है। ये हमें एक श्रोता ने भेजी है। तो आज का इरादा है कि इन स्रोतों से जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें। कोशिश रहेगी कि पैसों से जुड़े फैसलों को बिना किसी डर या उलझन के समझें। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। हमारा काम यही है कि इन सारी जानकारी को थोड़ा आसान बनाएं, पैसे से जुड़ी जो आम गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करें और एक सीधी सच्ची बातचीत हो। देखते हैं कि भाई आजकल पर्सनल फाइनेंस में क्या चीज वाकई मायने रखती है। तो सबसे पहले वो पोस्ट जिसने इंटरनेट पर काफी चर्चा बटोरी, क्या भारत में 70 लाख रुपए सालाना कमाने वाला अब नया मध्यम वर्ग है? यह आंकड़ा सुनकर ही थोड़ा अटपटा लगता है ना? और इसके पीछे जो तर्क दिए गए थे, टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई है और हाँ, सोशल मीडिया का जबरदस्त असर। लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपने खर्चे तय कर रहे हैं। जैसे वो लेटेस्ट वाला आईफोन लेना है, एकदम शानदार छुट्टियों पर जाना है। ये सब आजकल जैसे जरूरी सा हो गया है। हाँ, ये बात फैली तो बहुत, लेकिन राधिका गुप्ता के विश्लेषण को देखें तो ये धारणा आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं है। अगर हम टेक्निकली देखें तो भारत में मध्यम वर्ग की आय असल में 6 लाख से 8 लाख रुपए सालाना के करीब है। तो 70 लाख तो निश्चित रूप से हाई इनकम ब्रैकेट में आता है। इसे शायद वो कह रही थी मिडिल क्लास साइकोसिस, एक ऐसी सोच जहां अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग भी खुद को मध्यम वर्ग का ही मानते हैं। हो सकता है अपनी पुरानी जड़ों की वजह से या अपने मूल्यों की वजह से वो भावनाएं ठीक है, पर आर्थिक सच्चाई तो यही है कि 70 लाख मध्यम वर्ग नहीं है। और ये सोशल मीडिया वाला दबाव तो सच में महसूस होता है। जैसा बातचीत में जिक्र भी था, कई युवाओं को लगता है कि जिम मेंबरशिप हो, फैंसी वेकेशंस हो, ये सब अब जरूरतें बन गई हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक होड़ सी है ना। हाँ बिल्कुल। एक तरह का दिखावा जैसे जरूरी लगने लगा है। जी। इसके नतीजे भी तो गंभीर हो सकते हैं। वो एफएनओ ट्रेडिंग वाली बात, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो बहुत रिस्की है, उसमें लोगों ने लाखों गंवाए हैं। किसी ने 15 लाख, किसी ने 90 लाख। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं, राधिका गुप्ता के अपने जानने वालों के अनुभव हैं ये। सही बात है। अक्सर ये महंगी लाइफस्टाइल या दूसरों की बराबरी करने की चाहत से ही जुड़ा होता है। बिल्कुल। ये जो तुलना वाली संस्कृति है ना, ये सिर्फ दिमागी टेंशन ही नहीं देती बल्कि गलत फाइनेंशियल फैसलों की तरफ भी ले जाती है। तो ये मिडिल क्लास साइकोसिस और वो बढ़ता ईएमआई का बोझ, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। आमदनी भले ही बढ़ रही हो, पर सामाजिक दबाव और गलत धारणाओं की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस कम नहीं हो रहा। बचत और खर्च में संतुलन बनाना आज शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। और ये असंतुलन ये ईएमआई के बोझ में तो साफ दिखता है। आंकड़े तो सच में चौंका देते हैं। स्रोत बताते हैं कि 2020 में जहां औसत कमाई का करीब 46% ईएमआई में जा रहा था, वो 2024 तक बढ़कर 61% हो गया है। सिर्फ 4 साल में इतना बड़ा जंप। बहुत ज्यादा है ये। लोन और क्रेडिट कार्ड मिलना भी कितना आसान हो गया है। आप एयरपोर्ट लॉन्च की भीड़ देखिए, लगता है हर किसी के पास पता नहीं कितने कार्ड्स हैं। और वो बात कि 10 में से 7 आईफोन और 3 में से एक शादी लोन पर फाइनेंस हो रही है। हाँ, ये आंकड़े तो थे उसमें। यहाँ तक कि 25% घरेलू सामान भी लोन पर। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। यहीं पर वो अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा कर्ज गुड डेट, वो है जो भविष्य में आपकी कमाई बढ़ाए या कोई एसेट बनाए। जैसे एजुकेशन लोन लिया जिससे स्किल बढ़ी, या घर खरीदने के लिए होम लोन लिया, या फिर काम के लिए लैपटॉप फाइनेंस कराया। ये एक तरह का निवेश ही है। बुरा कर्ज बैड डेट वो है जो ऐसी चीजों पर खर्च हो जो आपकी संपत्ति नहीं बढ़ाते और जिन्हें आप शायद पूरी तरह अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जैसे हीरे खरीदने के लिए लोन ले लिया या किसी महंगे कॉन्सर्ट में जाने के लिए। ये ज्यादातर कंजम्पशन के लिए होता है। देखिए, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है, वो तो एक टूल है, लेकिन अगर वो आपकी लातों की नींद उड़ा रहा है तो वो एक वार्निंग साइन है। बातचीत में ये बात भी आई कि लोग अब अजनबियों से ऑनलाइन जूम कॉल पर या अब पॉडकास्ट कमेंट्स में पूछ रहे हैं, मैं कर्ज के जाल में फंस गया हूं, क्या करूं? ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो चुकी है और लोग कितने हताश महसूस कर रहे हैं। ये वाकई चिंताजनक है। ये ईएमआई का बढ़ता बोझ देखकर तो वाकई लगता है कि बचत कितनी जरूरी है। लेकिन बचत करें कैसे? एक नियम काफी चलता है, वो 50-30-20 वाला। 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और 20% बचत या निवेश।
क्या ये भारत में काम करता है? बहुत लोग इसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मैंने देखा है। हाँ, ये नियम पॉपुलर तो है, लेकिन राधिका गुप्ता का मानना है कि ये भारत के लिए काफी नहीं है, अपर्याप्त है। वजह ये है कि अमेरिका जैसे देशों में जहाँ ये नियम ज्यादा पॉपुलर हुआ, वहाँ सोशल सिक्योरिटी का एक मजबूत सिस्टम है, अच्छी पब्लिक स्कूलिंग है, हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, तो लोग इन चीजों पर काफी हद तक निर्भर रह सकते हैं। अच्छा। भारत में सिचुएशन अलग है। यहाँ रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चों की महंगी पढ़ाई है, हेल्थ का खर्चा है, इन सब के लिए बहुत हद तक हमें खुद ही इंतजाम करना पड़ता है। सरकारी पेंशन या मजबूत सोशल सिक्योरिटी हर किसी के लिए तो है नहीं। तो अगर कोई 40 या 50 की उम्र तक सिर्फ 20% ही बचा रहा है, तो रिटायरमेंट के समय मुश्किल हो सकती है, बहुत बड़ी मुश्किल। तो फिर भारतीय संदर्भ के लिए क्या सुझाव है? अगर 20% काफी नहीं है, तो फिर कितना बचाना चाहिए? कोई गाइडलाइन? स्रोत में एक उम्र के हिसाब से फ्रेमवर्क सुझाया गया है, जो मुझे लगता है ज्यादा प्रैक्टिकल है। 20s में, मतलब 20 वाली उम्र में, कम से कम 10% बचाएं। इस उम्र में हो सकता है इनकम कम हो, और वो योलो वाला फंडा भी हावी रहता है, यू ओनली लिव वंस। तो लक्ष्य सिर्फ बचत की आदत डालना है। 30s में इसे बढ़ाकर 30% तक ले जाएं। इस दशक में अक्सर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, घर खरीदना है, परिवार शुरू करना है, शायद माता पिता की देखभाल भी। इन सब के लिए ज्यादा बचत जरूरी हो जाती है। 40s में और 40 वाली उम्र में लक्ष्य रखे 50% बचाने का। आमतौर पर इस समय आय अपने पीक पर होती है और रिटायरमेंट थोड़ा और पास दिखने लगता है, इसलिए बचत दर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारत की हकीकत के ज्यादा करीब लग रहा है, जहां भविष्य के लिए खुद पर निर्भरता कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखा कि बचत का वो पारंपरिक नियम शायद भारत के लिए फिट नहीं बैठता। बचत के अलावा आजकल एक और चुनौती है पैसों को लेकर रिश्तों में तालमेल बिठाना। खासकर कपल्स के बीच पैसे को लेकर तनाव और झगड़े काफी सुनने में आते हैं। राधिका गुप्ता ने अपने अनुभव भी शेयर किए कि वो और उनके पति फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई, वो है खुली बातचीत और पूरी पारदर्शिता, चाहे आपके बैंक अकाउंट्स अलग अलग ही क्यों ना हो। कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं इसमें। अपने पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ जो कॉमन खर्चे हैं उनके लिए एक जॉइंट अकाउंट रखें, जैसे घर की ईएमआई हो गई, बच्चों की स्कूल फीस, राशन पानी वगैरह। दोनों पार्टनर इसमें रेगुलरली पैसा डालें, इससे रोज के खर्चों का हिसाब रखना आसान हो जाता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर से वाकिफ हों। किसने कहाँ कितना निवेश किया है, कितना लोन है, ये सब पता होना चाहिए। कोई सीक्रेसी नहीं। हर व्यक्ति के लिए एक लिखित इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट आईपीएस हो। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर ये बस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके फाइनेंशियल गोल लिखे हों, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं और किन से दूर रहना चाहते हैं, ये सब साफ साफ लिखा हो। ये मुश्किल समय में या जब बाजार में फोमो हो रहा हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तब आपको सही रास्ते पर रखने में मदद करता है। और रेगुलरली, जैसे हर 3 महीने पर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को रिव्यू करें। जरूरी नहीं कि हर बार बड़े बदलाव करें, बस एक नजर डालने की सब ट्रैक पर है या नहीं। और साल में एक बार साथ बैठकर बजट बनाएं, पिछले साल के खर्चों को देखें और आने वाले बड़े खर्चों की प्लानिंग करें, जैसे कोई छुट्टी या कार वगैरह। ये आईपीएस वाली बात दिलचस्प है, मैंने पहले कभी इस तरह सोचा नहीं था। चीजें लिखकर रखने से वाकई गलतफहमियों से बचा जा सकता है ना? जी बिल्कुल, क्लैरिटी रहती है। अब निवेश की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स और खासकर एसआईपीज, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, आजकल बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, खासकर जब बाजार गिर रहा हो, क्या तब एसआईपी चालू रखना फायदेमंद है? कुछ लोगों को लगता है कि भाई तुरंत कोई फायदा तो दिख नहीं रहा, पीएनएल नेगेटिव है, तो पैसे क्यों डालते रहें? हाँ, ये बहुत ही आम सवाल है और दुविधा भी। लेकिन एसआईपीज जो है ना, वो तुरंत मुनाफा कमाने या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। इनका असली जादू लंबी अवधि में दिखता है, और खासकर तब जब बाजार नीचे हो। क्यों? क्योंकि जब बाजार गिरता है तो आपकी जो फिक्स्ड एसआईपी अमाउंट है, उससे आप म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं। अच्छा। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, यानी आपकी जो एवरेज खरीद कीमत है वो कम हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा है ऑटोमेशन। एसआईपी आपके निवेश को ऑटोमेटिक बना देती है। आपको हर महीने ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे अभी निवेश करने का सही समय है या नहीं। ये आपको भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बचाता है, जैसे डर कर बेच देना या लालच में आकर गलत टाइम पे खरीद लेना। सही बात है।
और लंबी अवधि में नतीजे वाकई काफी अच्छे हो सकते हैं। स्रोत में एडलवाइस के ही एक पुराने मिड कैप फंड का उदाहरण दिया गया था कि अगर किसी ने बिल्कुल गलत समय पर यानी 2007 के मार्केट पीक पर एसआईपी शुरू की होती और 2008 का वो भयानक क्रैश झेला होता, तब भी 10 साल बाद कम से कम 9% का सालाना रिटर्न मिला और एवरेज रिटर्न तो इससे कहीं ज्यादा रहा है। तो लंबी अवधि में एसआईपी काम करती है। ये तो समझ आया कि एसआईपी लंबी अवधि का खेल है, लेकिन बाजार में इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, हर रोज कोई ना कोई एनएफओ आता रहता है, न्यू फंड ऑफर। इनमें से सही कैसे चुने? ये तो स्टॉक चुनने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है। मैंने देखा है लोगों के पोर्टफोलियो में 20, 50, यहाँ तक कि 100 फंड्स होते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन राधिका गुप्ता के अनुसार इस प्रोसेस को सिंपल बनाया जा सकता है। कुछ मेन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मेन कैटेगरीज पर फोकस करें। इक्विटी में कुछ खास कैटेगरीज हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इनके अलावा कुछ डेट फंड और शायद थोड़ा इंटरनेशनल फंड। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इन 6-7 कैटेगरी से ज्यादा की जरूरत नहीं होती। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एएमसी पर भरोसा। उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी और उसके पीछे जो लोग हैं, उनके सिद्धांत, उनके काम करने का तरीका, उस पर भरोसा होना जरूरी है। ये सिर्फ पिछले रिटर्न देखने से ज्यादा गहरी बात है। क्या उनकी फिलॉसफी आपके विचारों से मेल खाती है? पोर्टफोलियो को समझे। फंड की फैक्टशीट देखकर ये जानने की कोशिश करें कि फंड असल में कहाँ पैसा लगा रहा है, कितने स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है या बहुत ज्यादा फैला हुआ है। क्या कोई मिड कैप फंड असल में बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक लेकर बैठा है? थोड़ा होमवर्क जरूरी है। परफॉर्मेंस देखें, सिर्फ एक मेट्रिक पर जोर, बहुत सारे रिटर्न्स के नंबर देख के कंफ्यूज होने के बजाय सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें, 5 साल का रोलिंग रिटर्न। ये दिखाता है कि अगर आपने किसी भी महीने से शुरू करके 5 साल तक निवेश रखा होता तो औसतन कैसा परफॉर्मेंस रहता। इससे फंड की कंसिस्टेंसी का पता चलता है, ना कि सिर्फ किसी एक खास पीरियड के लक का। जल्दबाजी में बदलाव ना करें। एक बार फंड चुन लिया तो उसे टाइम दें, कम से कम 3 साल, और बेहतर हो कि 5 साल बाद ही अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने या फंड बदलने के बारे में सोचें। बार बार खरीदने बेचने से अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान होता है, ऊपर से टैक्स भी लगता है। अच्छा, तो मतलब स्थिरता देखना जरूरी है, सिर्फ पिछले साल के रिटर्न नहीं। जी और वो स्मार्ट बीटा और हाइब्रिड फंड्स के बारे में भी बात हुई थी। उनकी क्या जगह हो सकती पोर्टफोलियो में? हाँ, ये फंड्स पोर्टफोलियो में एक सप्लीमेंट्री रोल निभा सकते हैं। हम्म। स्मार्ट बीटा फंड्स जो हैं वो रूल बेस्ड होते हैं और आपको खास इन्वेस्टमेंट स्टाइल जैसे मोमेंटम, क्वालिटी या वैल्यू में एक्सपोजर देते हैं। ये एक्सपोजर शायद आपको नॉर्मल एक्टिव फंड्स में न मिले, हम्म। तो इन्हें एक्टिव फंड्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। हम्म। और हाइब्रिड फंड्स, जैसा नाम से ही पता चलता है, वो इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसी कई एसेट क्लास का मिक्सचर होते हैं। ये अलग अलग रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हो सकते हैं, जैसे जो कम रिस्क लेना चाहते हैं या जो रिटायर हो चुके हैं। वो इक्विटी सेविंग्स फंड या मल्टी एसेट फंड चुन सकते हैं, जिनमें इक्विटी का हिस्सा कम और डेट का ज्यादा होता है, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है। और फंड्स की संख्या, क्या वाकई 20 या 100 फंड्स रखने का कोई मतलब है? ये सुनकर ही चक्कर आ जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ज्यादातर लोगों के लिए 8 से 12 फंड्स काफी हैं। बल्कि अगर हाइब्रिड फंड्स का सही से इस्तेमाल किया जाए तो शायद 4-5 फंड्स से भी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। जरूरी बात फंड्स की गिनती नहीं, बल्कि यह है कि वो अलग अलग कैटेगरीज और इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के हों, तभी असली डाइवर्सिफिकेशन होता है। सही बात है। बहुत सारे एक जैसे फंड्स रखने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है और पोर्टफोलियो को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। निवेश की दुनिया में एक नई चीज का भी जिक्र आया, एसआईएफ्स, यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये क्या भला है? ये तो मैंने ज्यादा सुना नहीं। हाँ, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। एसआईएफ्स को आप म्यूचुअल फंड और पीएमएसआईएफ के बीच की एक कड़ी समझ सकती हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम काफी सख्त होते हैं कि कहाँ और कितना पैसा लगाना है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो सकता है, जैसे 500 रुपए की एसआईपी भी होती है। जी,
दूसरी तरफ है पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और एआईएफ यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इनमें फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करने की ज्यादा आजादी होती है, लेकिन उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। अक्सर 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए से शुरू होता है और उनकी टैक्स की व्यवस्था भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अच्छा, हाँ। सिर्फ इस बीच के गैप को भरने की कोशिश है। अच्छा। इनमें म्यूचुअल फंड से ज्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पीएमएस एआईएफ से कम, शायद 10 लाख के आसपास, और म्यूचुअल फंड से ज्यादा होगा। और उम्मीद ये है कि इनकी टैक्स व्यवस्था भी म्यूचुअल फंड की तरह सिंपल होगी। अच्छा। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं जो म्यूचुअल फंड से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीएमएस एआईएफ जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये एक नया विकल्प उभर रहा है। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि निवेश करते समय किन चीजों से बचने की सलाह दी गई है स्रोत में? कुछ रेड फ्लैग्स। हाँ, 2 खास एसेट क्लासेस से दूर रहने की सलाह दी गई है। रियल एस्टेट, रहने वाले घर के अलावा, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पर दूसरा या तीसरा घर खरीदने से बचने को कहा गया। कारण, ये इलिक्विड है, यानी जरूरत पड़ने पर इसे जल्दी बेचना मुश्किल होता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी हो सकती है, आप इसका एक छोटा हिस्सा नहीं बेच सकते, पूरा ही बेचना पड़ेगा। फिर किराएदार ढूंढना, मेंटेनेंस, ये सब झंझटें अलग। और रिटर्न के मामले में भी ये जरूरी नहीं कि इक्विटी जैसा परफॉर्म करे। क्रिप्टो करेंसी, इसके लिए 2 मेन कारण दिए गए हैं। पहला, ज्यादातर लोगों को इसकी गहरी समझ नहीं है। दूसरा, भारत में इसका रेगुलेशन अभी तक साफ नहीं है। तो सलाह यही है कि जब तक कोई चीज ठीक से रेगुलेट ना हो और आपको उसकी पूरी समझ ना हो, उसमें पैसा लगाने से बचना चाहिए। ये तो हुई बचने वाली बातें। राधिका गुप्ता ने अपनी कुछ शुरुआती गलतियों का भी जिक्र किया। अक्सर हम दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, शायद अपनी गलतियों से भी ज्यादा। क्या सबक ले सकते हैं हम उनसे? बिल्कुल, और उनकी गलतियां काफी कॉमन है, जो हम में से कई लोग करते हैं या कर सकते हैं। कुछ अहम सबक जो उनसे मिलते हैं: बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निवेश न करें। जैसे उन्हें बोनस मिला और उन्होंने सारा पैसा एक बार में इक्विटी में लगा दिया, बिना ये सोचे कि उन्हें आगे पैसों की जरूरत कब पड़ सकती है। तो लेसन ये है कि निवेश से पहले अपने गोल, रिस्क टॉलरेंस और लिक्विडिटी नीड्स यानी इमरजेंसी फंड वगैरह का हिसाब लगाना जरूरी है। मार्केट गिरने पर डर कर न बेचें। उन्होंने बताया कि कैसे 2008 के क्रैश के दौरान जब उन्हें भारत आकर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो मजबूरी में मार्केट के बॉटम पर अपनी इक्विटी बेचनी पड़ी। इससे भारी नुकसान हुआ। ये खराब प्लानिंग का नतीजा था। अगर पहले से योजना होती तो शायद ये नौबत ना आती। किसी एक ही चीज में जरूरत से ज्यादा पैसा ना लगाएं। ओवर कॉन्सेंट्रेशन, चाहे वो आपकी कंपनी के ईसॉप्स हों या कोई और सिंगल इन्वेस्टमेंट, उसे अपनी नेटवर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा ना बनने दें। डाइवर्सिफिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ सस्ता देखकर निवेश ना करें। खासकर स्टार्टअप या अनलिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाते समय सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट न करें क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है। पहले बिजनेस मॉडल को समझें, उसकी क्वालिटी देखें और ये सोचें कि क्या आपको उस बिजनेस पर वाकई भरोसा है। ठीक है। सस्ते कचरा स्टॉक के पीछे भागने से बचें, चाहे वो कितने ही आकर्षक क्यों न लगें। बिल्कुल। बिजनेस की समझ ज्यादा जरूरी है, सिर्फ कीमत नहीं। बिल्कुल सही। ये आखिरी वाला पॉइंट बहुत अहम है, सिर्फ सस्ता देखकर कूद पड़ना। ये गलती बहुत लोग करते हैं। अच्छा, शार्क टैंक इंडिया में शार्क बनने का अनुभव भी दिलचस्प रहा होगा। वहां सिर्फ पैसे लगाने के अलावा और क्या सीखने को मिला? वो माहौल तो काफी अलग होता होगा, टीवी वाला। हाँ, वहां से कई ऐसी लर्निंग्स मिली जो सिर्फ फाइनेंस तक ही सीमित नहीं है। सहज ज्ञान का महत्व। शार्क टैंक में बहुत कम जानकारी और बहुत कम समय में, अक्सर सिर्फ 45 मिनट में हाई स्टेक्स माहौल में फैसला लेना होता है। इससे आपका गट फीलिंग, आपका इंस्टिंक्ट तेज होता है। आप फाउंडर के कॉन्फिडेंस, डेटा पर उनकी पकड़, उनकी विनम्रता को जल्दी भांपना सीखते हैं। अपने दायरे में खेलना, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, उन्हीं बिजनेस या सेक्टर में इन्वेस्ट करना जिनकी आपको समझ हो। जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें शायद डीप टेक समझ ना आए, लेकिन महिलाओं से जुड़े कंज्यूमर बिजनेस या फाइनेंशियल सर्विसेज उनकी समझ में आते हैं, तो वो वहीं फोकस करती हैं। ये एक जरूरी सबक है। भारत में नए मौकों की पहचान, खासकर छोटे शहरों, टियर 3, टियर 4 से आने वाले नए आइडियाज, और D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स में काफी पोटेंशियल दिखा। जैसे पेट केयर, फिटनेस वगैरह में नए नए बिजनेस आ रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री का अनुशासन, वो 15-15 घंटे लगातार शूटिंग करना, तबीयत खराब होने पर भी सेट पर आना, इससे टीवी इंडस्ट्री के प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट के प्रति एक नया सम्मान पैदा हुआ। अनलिस्टेड निवेश में रुचि, पहले वे स्टार्टअप्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती थीं,
लेकिन शार्क टैंक के बाद उन्हें एंटरप्रेन्योर्स से मिलना, उनके बिजनेस को समझना अच्छा लगने लगा। और आखिर में पैसे को लेकर उनका अपना नजरिया, उनका पर्सनल फिलॉसफी क्या है? उन्होंने खुद को काफी मितव्ययी बताया, मजाक में प्रॉपर बनानी कहा, जो पैसे की कीमत समझती हैं, बचत, निवेश और फ्यूचर प्लानिंग पर बहुत जोर देती हैं। उनका ये भी मानना है कि लीडरशिप कोई पैदाइशी गुण नहीं है, इसे मेहनत और सीखने से हासिल किया जाता है। जैसे उन्होंने खुद को एक झिझक रखने वाले मैनेजर से एक लीडर के रूप में डेवलप किया। ये अच्छी बात है। तो इस पूरी चर्चा से कई काम की बातें निकल कर आईं। भारत में मध्यम वर्ग की धारणा कैसे बदल रही है और थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है। सोच समझकर खर्च करने और बचत का महत्व कितना बढ़ गया है। अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझना क्यों जरूरी है। भारत के लिए बचत का एक ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है, और म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें बिना ज्यादा उलझे हुए। बिल्कुल। और ये भी कि गलतियों से सीखना कितना अहम है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की। ट्रांसपेरेंसी, प्लानिंग और डिसिप्लिन, ये पर्सनल फाइनेंस के मूल मंत्र लगते हैं। सही कहा। आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक सवाल ये हो सकता है, आज की चर्चा सुनने के बाद ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे आप अपनी वित्तीय आदतों या सोच में तुरंत बदलना चाहेंगे? क्या ये थोड़ी ज्यादा बचत शुरू करने के बारे में है, या निवेश का कोई नया तरीका आजमाने के बारे में, या शायद अपनी वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट लिखने के बारे में, या फिर सिर्फ अपने परिवार के साथ पैसों पर खुलकर बात करने की एक नई शुरुआत करना? उम्मीद है इन स्रोतों से मिली जानकारी हमारे सभी सुनने वालों के वित्तीय सफर में कुछ ना कुछ दिशा जरूर देगी। आज के लिए बस इतना ही।